जिसमें आपको 3 बातें मुख्य रूप से समझने को मिलेंगी। ब्रेन की 3 कमियां कौन सी होती हैं जो यूनिवर्सली सबके पास है, उनको अंडरस्टैंड करना। कौन सा वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो आज हमारे करियर के सामने खड़ा हुआ है, और वो कौन से 5 हॉर्मोन्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए ड्यूरिंग द करियर मेकिंग ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये है सबसे पहली स्लाइड जो बताती है कि हमारे ब्रेन ने लाखों सालों की यात्राएं करते हुए अब एंटर किया है विजडम एरा के अंदर। इसी वजह से इस ट्रेनिंग का नाम है विंग्स ऑफ विजडम। और ये जो विजडम एरा है इसको कहते हैं दिमाग का योग, इसको कहते हैं ब्रेन का योग। इस युग के अंदर हमारा प्राइमरी फोकस ब्रेन पर और सेकेंडरी हमारी बॉडी पर होता है, क्योंकि अगर ब्रेन नहीं है तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर शरीर का कोई दूसरा नहीं है तो चल सकता है, पर ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस ब्रेन के लिए, ध्यान से देखिए। हम एक नए युग में दाखिल होने जा रहे हैं, एक ऐसा युग जिसका आखिरी पड़ाव अंतरिक्ष नहीं होगा, जैसा स्टार ट्रेक में आते हैं, वो होगा दिमाग। मुझे भविष्य दिखता है असीम क्षमताओं वाला, अपार संभावनाओं वाला। याद रखिए, हम इंसानी दिमाग की क्षमता का कुल 5% की सेवन कर रहे हैं। पूरी 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का ही नतीजा है। तो सोचिए, ऐसी दुनिया जहाँ लोग पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। संभावनाएं असीम है, हम कुछ भी पा सकते हैं। ब्रेन के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, वो बताया गया है। अगर आप ब्रेन को सही तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये है बहुत सारी घड़ियां जो जंजीरों के साथ लगी हुई है, जो आपको ये बताती हैं कि घड़ी और समय तो अलग अलग बातें होती हैं। अगर आप घड़ी को तोड़ देंगे तो समय से कोई लेना देना नहीं होता। घड़ी केवल समय बताने के लिए काम आती है, इनफैक्ट इट इज नॉट टाइम। तो समय जो 24 घंटे सबके पास होता है, अक्सर लोग इसको 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ स्पेंड। जो लोग टाइम को किया करते हैं स्पेंड, वो होते हैं भीड़ का हिस्सा, आम इंसान। उनकी जिंदगी में ना तो कोई बड़ा लक्ष्य होता है, ना मंजिल, ना कोई टारगेट। ऐसे लोगों को आम इंसान की तरह जीना और मरना होता है, और ऐसे लोग लगभग 97% हुआ करते हैं प्लैनेट अर्थ पर। 3% होते हैं वो डिफरेंट लोग जो बिल्कुल अलग तरह से जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और ना ही वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो ऑर्डिनरी हो, वो बनना चाहते हैं खास। इसीलिए वो लोग टाइम को स्पेंड करने की बजाय करते हैं इन्वेस्ट। ये देखते हैं वो कौन सी टाइम की एक्टिविटीज हैं जो सारी स्पेंडिंग जॉब में आती हैं। भीड़ हमेशा, आम आदमी, ऑर्डिनरी इंसान हमेशा और हमेशा इन एक्टिविटीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करके रखता है। छोटा सा एग्जाम्पल, जो इंसान नो कहना नहीं जानता, अगर आपको नहीं आता नो कहना तो आपके करियर पर क्या फर्क पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कोई इंसान कोई भी करियर बनाने वाला अपने रूम में जाकर बैठा, उसका पढ़ने का जबरदस्त मूड है और उसने सारी बुक्स उसके चारों तरफ चलाई हुई है, पेन तेजी से चल रहा है और साथ में चल रहा है उसका दिमाग। उसी वक्त उसने देखा उसका बेस्ट फ्रेंड रूम में एंटर करता है। ये वो दोस्त है जिसको वो सबसे ज्यादा लगाव करता है, प्रेम करता है, रिस्पेक्ट, मान सम्मान देता है, दूसरों से ट्रीटमेंट। अब उस मित्र ने रिक्वेस्ट किया कि वो आपको ले जाना चाहता है बाजार किसी जरूरी काम के लिए। अब आप क्या करेंगे? हो सकता है आप अपनी बुक्स को बंद कर दें और अपने मित्र के साथ चल पड़े बाजार की, और उस वक्त आपके कितने घंटे स्पेंड होंगे? पूरा दिन लगेगा, आधा दिन, ये कोई नहीं जानता। और इस एक्टिविटी को भी कहते हैं टाइम को स्पेंडिंग एक्टिविटी, क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन भूल चुका होता है कि यहाँ इस शहर में आप क्या करने आए हैं और आपका प्राइमरी गोल क्या है। तो सीखना क्या है? हम अपने दोस्त को तो नहीं छोड़ सकते, पर कभी कभी हमें एक ऐसा आर्ट सीखना होता है जो हमारे गोल और हमारे फ्रेंड्स दोनों की रक्षा कर सके। उसको कहते हैं विदाउट सेइंग नो हाउ टू रिफ्यूज। जब आप सीखेंगे इस आर्ट को विदाउट सेइंग नो हाउ टू रिफ्यूज, तो आप देखेंगे सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा और आप अपनी पढ़ाई को जारी फिर से कर सकते हैं। दूसरा एक खास बात और होती है, जब कोई इंसान अपने बचपन के शरीर को त्याग कर अपनी मैच्योर बॉडी को लेता है, यानी कि उसको 10-12 साल का एक ऐसा पीरियड क्रॉस करना होता है जिसको टीन स्टेज कहते हैं। उस वक्त हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ ध्यान देते हैं। ये नेचुरल है, सामान्य सी बात है। परंतु अगर कोई इंसान शीशे के सामने खड़ा है, अपने आप को निराहा रहा है, संवार रहा है, तो
इस प्रोसेस में अगर वो केवल 5 मिनट स्पेंड करता है, घड़ी लगाकर रियल फिजिकल 5 मिनट, और ऐसा अगर वो दिन में 3 बार करता है तो 1 साल में उसके खर्च होते हैं 92 आवर्स, यानी कि आपकी अलग की पढ़ाई के लगभग 22 दिनों के बराबर। अगर आप 1 साल में 22 डेज केवल अपने सवार में नहीं खर्च कर सकते हैं तो सोचिए बाकी की एक्टिविटीज में कितना टाइम जाता होगा। इसीलिए आम इंसान, भीड़ का इंसान इन एक्टिविटीज को प्रेफर करता है। इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है जो आपको लगभग 10 मिनट के बाद पता चलेगा। ये है वो ब्रेन डिवाइस जो आपके टाइम को रिकॉर्ड करती रहती है, और सेकंड ये रिकॉर्ड करती है आपकी सारी भावनाओं को, हर चीज को, और आप इससे बच के कभी भी नहीं जा सकते। आप इस डिवाइस से बचाकर अपना टाइम कहीं भी नहीं लगा सकते, इसको सब पता होता है। तो जो लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, ये ब्रेन होता है उनका बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा साथी, गुलाम, सेवक। और ऐसे इंसानों को यही ब्रेन बना दिया करता है APJ अब्दुल कलाम से लेकर विवेकानंद। परंतु जो लोग अपने टाइम को करते हैं स्पेंड, यही ब्रेन होता है उनका सबसे बड़ा दुश्मन, वर्स्ट एनिमी। और ऐसे ही लोगों को ब्रेन अक्सर बना दिया करता है ओसामा बिन लादेन या फिर अब्दुल कसाम। डिपेंड करता है कि आपको अपनी जिंदगी में किस राह पे जाना है। ब्रेन हमेशा और हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। इसकी खास बात यह है कि आपको कभी नो नहीं कहता, हर परिस्थिति में आपको ही सपोर्ट करेगा। ये बीच में एक होती है खास चीज जो राइट और रॉन्ग में हमेशा डिफरेंस क्रिएट करती रहती है, उस चीज का नाम होता है विजडम। उसी को विजडम के नाम से पुकारा जाता है। दैट मेक्स द डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब देखते हैं इस ब्रेन की 3 कौन सी कमी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ब्रेन की सबसे पहली कमी ये होती है कि जब भी आपके ब्रेन को कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल करेगा, काबू करेगा, उस वक्त आपका ब्रेन सबसे घटिया दर्जे की परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देगा, लीस्ट परफॉर्मेंस। ट्रिपल बैक इन पास जब आप 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे, याद कीजिए वो दिन और बताइए, अंडरस्टैंड कीजिए, सोचिए कि सुबह सुबह आपके ब्रेन को जगाने के लिए सबसे पहले कौन आया करता था? योर मम्मा। बेटा प्लीज वेक अप, इट्स द मॉर्निंग टाइम, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और आप करवट बदल के सो जाया करते थे, मम्मा लेट मी स्लीप 5 मिनट्स मोर। आपको फिर उठाते थे, आप फिर सो जाते थे, और उसके बाद दिन भर के सारे लॉन्चार्ट आपके मम्मी डैडी के द्वारा बनाए जाते थे। आपकी मम्मा डिसाइड करती थी आपको कितने बजे खेलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, टीवी कितना देखना है, कितना पढ़ना है, कब सोना है। एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड एंड डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स। बट टुडे आज आप शायद अकेले रहते हो सकता है आप पीजी में, हॉस्टल में रहते हो, पॉसिबल है कि शायद आपके माँ बाप आपके साथ ना रह पाते हो, पर आज आपको सुबह कौन उठाता है? एक छोटी सी घड़ी या फिर मोबाइल, इसको कहते हैं अकल आज भी नहीं आएगी। आसमान से गिरा और खजूर में जाकर अटक गया। पहले मम्मा कंट्रोल करती थी, अब वो छोटी सी घड़ी कंट्रोल करती है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे पास है एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमें हर सेकंड के लिए रिमाइंडर कर सकती है। हमारा ब्रेन इतना शक्तिशाली है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपके ब्रेन को कभी भी किसी की कोई रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप सीखेंगे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेज होना। इसके लिए मुश्किल से मुश्किल 2-3 घंटे लगते हैं। जब आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का एक्टिव करते हैं तो आप बिल्कुल दूसरे इंसान बन जाते हैं। सोचिए, इमेजिन कीजिए, पंछियों को कौन उठाता है? पंछी किसके सहारे उठते हैं? ऐसी कौन सी चीज है उनके पास जो उनको बिल्कुल एक्यूरेसी से काम करवाती है? और ये है वो दूसरी कमी हमारे ब्रेन की। ब्रेन कभी भी इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, किसी का भी नहीं। इस प्लानेट अर्थ पर जितने भी मनुष्य रहते हैं, चाहे वो मैं हूं या आप हो, ब्रेन को नहीं पता चलता इमेजिनेशन और रियलिटी के फर्क के बीच में क्या होता है। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, लगभग 40 सेकेंड की। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, बाएं दोनों स्ट्रेट, और ये इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए कि आपकी कमर आपकी चेस्ट से टच ना हो जाए। चश्मे को उतार के गोली कर दीजिए। अब आप अपने ब्रेन को इतना बैलेंस कीजिए कि वो ना तो ऊपर उठे ना नीचे झुके, बिल्कुल स्ट्रेट फॉल्टी की तरह सामने की तरफ देखता हुआ ब्रेन कुछ ऐसा होना चाहिए। अब कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, जेंटली क्लोज योर आईज। और इस एक्टिविटी में ब्रेन को पार्टिसिपेट कराने के लिए उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई दीजिए। टेक फ्रॉम योर नोज एंड आउट फ्रॉम योर माउथ। नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए, बहुत लंबी, और उसको मुंह से बाहर निकालिए।
so that your brain can consume proper oxygen. 5-6 गहरी लंबी सांस लेना पर्याप्त होगा। अब अपने शरीर को खुद सांस लेने दीजिए और छोड़ने दीजिए। सांस लेने की जिम्मेवारी डाल दीजिए शरीर पर, जैसे वो चाहता है उसको करने दीजिए। और अब अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को शिफ्ट कर लीजिए माथे पर बिंदी लगाने वाली जगह पर। ये वो स्थान है जहाँ पर होती है सबसे शक्तिशाली पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप सब लोग अपने अपने घरों में, वो घर जो आपकी मम्मी डैडी का घर जो सबसे बेहतर घर है, और ढूंढ लीजिए वो जगह जो सबसे पेट है, यानी कि वो जगह जिस पर आप अक्सर जाकर बैठना पसंद करते हैं। यू आर सिटिंग देयर और आप देख रहे हैं कि आपके सामने है एक टेबल और उस टेबल पर है प्लेट। प्लेट काफी डिजाइनदार है और उसमें है एक नींबू, पीले रंग का नींबू। आप उस नींबू को बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। आपने उस नींबू को उल्टे हाथ से लिया और आपने पाया, महसूस किया कि वो काफी ठंडा है और साथ में उसमें बहुत सारा रस। अब आपने सामने पड़ा हुआ चाकू लिया और नींबू के 2 टुकड़े कर दिए। चाकू की नोक से अब आपने नींबू के बीज बाहर निकाल कर फेंक दिए। अब आपने सामने पड़ा हुआ काला नमक, मसाले वाला नमक लिया और नींबू पर लगा दिया। अब आपने अपने मुंह को ऊपर उठाया, जबान को खोला और आधा नींबू जबान पर निचोड़ दिया। खट्टा मीठा मसाले वाला नींबू का स्वाद जैसे ही आपकी जबान से टकराया, आपके पूरे शरीर में स्नेह दौड़ गई। यू आर जस्ट एंजॉयिंग द जूस ऑफ लेमन। अब आप बाकी के बचे हुए जूस को भी चूस कर पूरा कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। स्टॉप, ओपन योर आईज, अपनी आंखों को खोलिए और मुझे बताइए 100 में से कितने बच्चे हैं जिनके मुंह में सलाइवा बननी शुरू हो चुकी थी, पानी आने की प्रक्रिया ऑलमोस्ट स्टार्ट। देखिए रिजल्ट इज ऑलवेज 100%। ये क्या चीज है, इसको मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या होता है और उसका मेरे करियर से क्या लेना देना है, और ये बात मुझे क्यों समझाई जा रही है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। इस प्रक्रिया का नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। इसको इस्तेमाल किया करते हैं अंतरिक्ष शास्त्री। आपने अभी देखा कि आप आइलैंड में बैठे हैं ताकि अपने घरों में, और आपने ये भी पाया कि वो जो नींबू है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे दिमाग की एक उपज है, यानी कि मेरा घर और नींबू ये दोनों है काल्पनिक इमेजिनेशन से भरे हुए हैं। तो परंतु मेरे मुंह में हकीकत में रियलिटी में पानी कैसे आ गया? ये थी एक रियलिटी जिसको मैं ना तो डिनाई कर सकता हूँ और ना ही इस पे मैं कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता, क्योंकि ये है फैक्ट। तो फिर अगर मेरे सोचने से मेरे मुंह में पानी आ सकता है, तो क्या मेरे सोचने से मुझे बुखार आ सकता है? आंसर इज यस। तो क्या मेरे सोचने से मैं फेल हो सकता हूँ? क्या मेरे सोचने से मैं इस छोटा शहर से खाली हाथ लौट कर जा सकता हूँ? आंसर इज अगेन यस। तो क्या फिर इसका विपरीत भी हो सकता है? क्या मैं वो बन सकता हूँ जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ? ऑफ कोर्स यस। तो ये जानना चाहिए कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। जब भी हम कुछ करते हैं इमेजिनेशंस, हमारे ब्रेन को फॉलो करने पड़ते हैं कुछ थॉट्स। इमेजिनेशंस विदाउट थॉट पॉसिबल नहीं होती, और जैसे ही हमारा ब्रेन कुछ थॉट्स को फॉलो करता है, उसी वक्त कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे ब्रेन में होते हैं और उसी वक्त न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्लड में घुल जाते हैं, जिनको हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में 8 ग्लैंड्स होती हैं डिफरेंट, और किसी न किसी ग्लैंड से कोई ना कोई हार्मोन्स निकलता है, और ये इतनी स्पीड से होता है कि 1 सेकेंड में 5000 टाइम्स। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्लड में मिलते हैं, हमारे शरीर का एक एक सेल, मतलब पूरा शरीर उस थॉट के प्रति अवेयर हो जाता है। जैसे एक नाग एक कोबरा फल उठा के खड़ा होता है लाइक दिस, और जो थॉट की डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को उसी वक्त रिएक्शन देना होता है। और यही हुआ आपके साथ थोड़ी देर पहले। आपने नींबू को इमेजिन किया और सारे, और आपके मुंह में पानी आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास है एक बैड थॉट, डिप्रेस थॉट, होपलेस थॉट, फियर से भरा हुआ विचार, मान लीजिए मैं फेल हो गया, तो अगर मेरे मार्क्स कम आए, तो अगर मुझे कोई भी सिलेक्शन नहीं मिली, तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा? ये वो थॉट्स हैं जो आप अपने आप इमेजिन करते रहते हैं। ब्रेन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। ब्रेन तो आप जो सोचेंगे उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और जब ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होंगे तो बॉडी को रिएक्ट करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप नेगेटिव सोचेंगे, आपकी बॉडी हो जाएगी उदास, और उदास बॉडी पढ़ाई नहीं किया कर सकती, ना नजर बनाती है,
उदास बॉडी केवल बैठना सोचना पसंद करती है, नो एक्शन, क्योंकि बॉडी की एनर्जी रिड्यूस होकर रह जाती है ओनली 4 to 5%। अब अगर मेरे पास एक गुड थॉट, एक बेस्ट थॉट, एक होपफुल थॉट, एक ऐसा विचार जो भविष्य में अच्छी संभावनाओं को लाता है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो चुका हूँ, मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे पास बुक्स है, उन पर लिखा हुआ है मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में और साथ में लिखा है MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ये भी एक ऐसा थॉट है जिस पर आपका कोई रिएक्शन करेगा और आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी तो क्या होगा, सारे के सारे सेल्स एक्सपेंड होंगे और आपका पूरा शरीर एनर्जी से, जो भी एनर्जी उसके साथ है, यूज करेगा उस करियर को बनाने में या उस विचार को फॉलो करने में जो आप अभी सोच रहे थे। देखिए बिल्कुल सच्ची कहानी जो ये बताती है कि जो भी आप सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, कई दिनों तक सोचते हैं और लगभग 2-4 महीने अगर आप सोचते हैं एक ही बात को, तो आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। 10/12/1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी, मेरे पहले और दूसरे सवाल टूट चुके थे, मेरे निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी, मैं न खा सकता था न पी सकता था, मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था, मैं सिर्फ पल के झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पल के ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाई कि कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। नामुमकिन है, वो दिन तक कभी नहीं होगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूँ, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि मेरी हालत इतनी तरक्की क्यों है। आपकी हालत तरक्की हो सकती है क्योंकि आप पिछले कई महीनों से नेगेटिव सोच रहे हैं। आपका पास्ट है, आपका प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट में बेस्ट सोचना शुरू करेंगे, हो सकता है रियलिटी कुछ और हो, पर आपका पॉजिटिव सोचना आपके हाथ में होता है। और अगर आप आज ही से सोचना शुरू करेंगे तो फ्यूचर होगा वही जो आज आप सोच रहे हैं। कुछ लोग अपने विचारों को कभी भी नहीं बदलना चाहते, जिसकी वजह से उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता कभी भी। तो अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो फिर क्या होगा? उस वक्त आपके साथ वही होगा जो अब तक खुदा चला रहा है। मैं आपके सामने जीता जागता ही फॉर एग्जाम्पल दूं। मैं 10th में जब पढ़ा करता था तो मैं बिल्कुल भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था।
मुझे इंग्लिश में बहुत डर लगा करता था, ऑलमोस्ट मैं फेल हो जाया करता था। मुझे अपना नाम ठीक तरीके से लिखना भी नहीं आता था। मुझे यही प्रक्रिया फ्यूजल मोटर रिहर्सल 1988 एक प्रोफेसर के द्वारा सिखाई गई। मैंने पहले बिल्कुल भरोसा नहीं किया, पर उन्होंने कहा आपके पास भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने वही किया जो उन्होंने बताया। मैंने आंखें बंद करके अपने भविष्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखना शुरू किया, जैसा उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी। मैंने देखना शुरू किया कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश जान चुका हूँ, सीख चुका हूँ, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता भी हूँ, और यही काम मैं बहुत सारे हजारों बच्चों के साथ कर रहा हूँ। दे आर लर्निंग द बेस्ट लैंग्वेज। और उसके बाद मैं बच्चों को डिक्शनरी भी सिखा सकता हूँ, और ऐसा मैंने किया लगभग 180 दिनों तक, 6 मंथ्स तक। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, इसमें पीछे से 8 महीने लगे, क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने में हमेशा के लिए 4-5 महीने लग जाते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी में भी एक अजीब सा चमत्कार था। मैंने वो किया जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने लगभग 1 लाख बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाई, और साथ में सिखाया उनको पूरी डिक्शनरी को याद कैसे करते हैं। और उसके बाद मैं कभी भी नहीं रुका। फिर मैंने 50 से भी ज्यादा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो ब्रेन के कनेक्शंस को, बॉडी थॉट्स को करते हैं, और उसके बाद हजारों लाखों बच्चों ने बेनिफिट लेना शुरू किया। आज तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, क्योंकि ये साइंस है। और अगर साइंस को आप साइंस की तरह लेते हैं तो रिजल्ट वही आता है जो साइंस के हिसाब से। मतलब अगर पानी का फार्मूला है H2O, तो जब भी H2O बनेगा हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा, पानी। कभी कभी पानी ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। So, let's continue और देखते हैं कि अब वो कौन सी तीसरी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसका नाम है PPT। जब भी हमारा ब्रेन कुछ डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस का मतलब है इनपुट द डेटा इनटू ब्रेन, और उसको कहते हैं सीखने की प्रक्रिया। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो कुछ भी पढ़ते होंगे अपनी क्लासरूम में, तब ब्रेन इनपुट करता है डेटा को। तो जब ब्रेन इनपुट करेगा तो क्या होगा, आपकी मेमोरी 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, याद करना, याद रखना, और सही समय पर याद आ जाना। और तीनों ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनमें से एक भी प्रोसेस में गलती कर जाए आपका ब्रेन, तो क्या होगा, आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। मान लीजिए आप याद तो करते हैं पर याद रख नहीं पाते, तो क्या होगा। अगर आप याद रख भी लें परंतु एग्जामिनेशन वाले दिन आप भूल जाए, तो फिर क्या होगा। तीनों ही चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है। तो जिस वक्त हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, ब्रेन सारे डेटा के साथ साथ PPT, पोजीशन ऑफ बॉडी, प्लेस और टाइम को भी स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड करता है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए आप एग्जाम देने जाते हैं और उस वक्त आपको मिलती है टेबल और बैठने के लिए चेयर, जिस पर बैठकर आप एग्जाम दिया करते हैं। पर जब आप घर पर डेटा को इनपुट कर रहे थे, तब आप बिस्तर पर बैठे हुए थे, करवट बदल कर आप पढ़ने कर रहे थे, या फिर सोफे पर पसरे हुए थे। सोफे पे जब हमारी टांगें बिल्कुल पसरी हुई और हमारा ब्रेन बॉडी की उस पोजीशन को रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर आउटपुट के समय बॉडी की पोजीशन डिफरेंट है, तो ब्रेन लॉक कर देता है लगभग 30% का डेटा, यानी कि वो उसको याद ही नहीं आने देता। ऐसे कितने बच्चे इस हॉल में जिन्होंने शायद बचपन में कभी ना कभी अपने माँ बाप से बात जरूर सुनी होगी, बेटा लेट कर नहीं बैठ कर पढ़ाई करते हैं, लेट कर नहीं बैठ कर। कोई एक बच्चा होता तो मान लेते शायद गलत था। अगर 100% रिजल्ट है तो ये कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक ट्रूथ है जिसको बुजुर्ग लोग नहीं जाना करते थे, परंतु आज का यूथ हर बात के पीछे जानना चाहता है। उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्योंकि यूथ को किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बस अगर उसको ये पता चल जाए कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन काम करता है, तो फिर वो समय अपने आप उस काम को करने लगता है विदाउट एनी रिपीटेशन। ब्रेन की दूसरी बात भी अगला भी क्या बताता है आपको, जब भी हम एक जगह पर बहुत सारा डिफरेंट तरह का काम करते हैं, तो हमारा ब्रेन अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाता है, और साथ में उसमें एक ही प्लेस रिकॉर्ड होता रहता है। जैसे आप बिस्तर पर बैठ कर करते हैं पढ़ाई, और वहीं बैठकर मोबाइल चलाते हैं, और उसी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, उसी बिस्तर पर आपके फ्रेंड्स गप्पे मारते हैं, और उसी बिस्तर पर मुझे सोना भी होता है। तो बहुत सारे काम एक ही जगह पर परफॉर्म किए जाते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका ब्रेन किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्लिनिकली जो ट्रेन होता है,
जब हम सोने जाते हैं तो उसको 15 से 20 सेकंड के अंदर शट डाउन होना जाना चाहिए, जिसको कहते हैं नींद आ गई। पर मुझे तो आधे घंटे तक नींद नहीं आती, 15-20 मिनट तक भी मैं करवटें बदलता रहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब भी बहुत सारे काम करूंगा और जब बिस्तर पर लेटूंगा तो मेरा ब्रेन इंतजार करता रहता है उस अगली एक्टिविटी का जो मुझे उसी बिस्तर पर परफॉर्म करनी है। और नींद होती है क्यों में सबसे अंतिम चरण पर। तो सीखने को क्या मिला, मुझे बिस्तर को केवल सोने या आराम करने के लिए यूज करना चाहिए और चेयर पर बैठकर पढ़ना चाहिए। बाकी की सारी एक्टिविटीज के लिए मुझे कोई और दूसरी जगह होनी चाहिए। अगर आपने इसको कल से ही करना शुरू किया तो विदिन 7 days आप देखेंगे आपका ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट और अलग तरह से परफॉर्म करने लगा। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको बिल्कुल सफलता आपके सामने खड़ी मिलेगी, क्योंकि ब्रेन को गुलाम बनाना, सेवक बनाना बहुत आसान काम होता है, प्रोवाइडेड आप उसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करें। ये ब्रेन है और इसको देखकर आप नहीं बता पाएंगे, इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि ये ब्रेन लड़की का है या लड़के का ब्रेन है, क्योंकि आप शरीरों से किसी को पहचान सकते हैं, मेल और फीमेल, पर ब्रेन इज ए कॉमन जेंडर। बहुत साल पहले तक जितने भी युद्ध लड़े जाते थे उसमें शारीरिक बल का बहुत प्रदर्शन किया जाता था। तलवारों से, भादस, तीर, कमान और गदाओं से लड़ाई होती थी, घोड़ों पर और हाथियों पर बैठकर लड़ाई होती थी। पर आज सारी की सारी लड़ाइयों का पूरा मॉडल चेंज हो गया है। आज जितने भी युद्ध है बहादुरी के प्रदर्शन ट्रिगर दबाकर और बटन दबाकर ही किए जाते हैं। छोटी सी उंगली अगर एक बटन को दबा दे तो पूरे शहर और पूरे देश को उड़ा सकती है। अगर बात अगर बहादुरी की बटन दबाने की है तो फिर इसका मतलब अगर जिसके पास है वो ब्रेन जो इस काम को कर सकता है तो फिर वो लड़की हो या लड़का, एनीबॉडी कैन डू इट। इसीलिए लड़कियां हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में और एनएसजी की वो खतरनाक कमांडो जो कुछ भी कर सकती हैं। जिस लड़की को बचपन में उसके भाई ने साइकिल नहीं चलाने के लिए, आज उसी लड़की को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरबों डॉलर का फाइटर प्लेन दे दिया। अपनी मोहना भावना, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, वही काम लड़कों का भी है। इसका मतलब आज कंपटीशन केवल ब्रेन वर्सेस ब्रेन है। जिसका ब्रेन है ज्यादा सक्षम, इंटेलिजेंट और जीनियस वही राज करेगा, और जिसका ब्रेन कम है वो नहीं करेगा। इसलिए कोई भी लड़की चाहे तो डॉक्टर बन सकती है और लड़का बन सकता है कंपाउंडर। और क्या है ये है डोपामाइन। डोपामाइन आपको 3 तरह के हाई देता है, 1, 2 और 3। जब भी कोई इंसान अपने शरीर में 3 से यानी कि 12-13 से 23-24 साल की एज में होता है तब ये डोपामाइन उसको 3 प्रकार की चीजें देगा। सबसे पहले उसको मोटिवेट करेगा करियर के लिए, टारगेट लक्ष्य के लिए। और अगर ये डोपामाइन आपको इसके लिए करता है तो आपको डिसाइड करना होगा आपको क्या बनना है। अगर आप अपना बनना डिसाइड करते हैं तो आपकी बॉडी मोटिवेट करेगी इस चीज को प्राप्त करने के लिए। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डोपामाइन आपको हाइड्रोजन नंबर 2 पे डाल देता है। अगर जिस इंसान की जिंदगी में करियर इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका लक्ष्य और टारगेट उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी नहीं है, तो फिर वो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन का शिकार हो जाता है। और उस एज में फिर उसको लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़के पसंद आने लगते हैं। करियर उनके दिमाग से निकल चुका होता है और फिर दिन और रात एक दूसरे को उसी बारे में सोचते रहते हैं। और आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हमारा ब्रेन जो सोचता है उसी को फॉलो करता है, इमेजिन करता है। आपका ब्रेन कभी भी एक साथ 2 अलग-अलग विचारों को सोच नहीं सकता। इसीलिए अगर अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन आपके पॉट्स में चल रहे हैं तो ब्रेन आपके करियर को सेकेंडरी ले लेता है और हो सकता है उसको गायब भी कर दे। उस कंडीशंस में आपको क्या मिलेगा आपको कुछ सोचना होगा। इस स्टोरी को थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई लड़का किसी लड़की के अट्रैक्शन में आता है तो उसका ब्रेन प्रोसेस कैसे करता है और लड़की का ब्रेन कैसे प्रोसेस करेगा, इस क्रिया को जानना बहुत रोचक होता है और बहुत ही गंभीर भी, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है या अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, उसका ब्रेन केवल और केवल इमेजिन कर सकता है लड़की की किसी भी गर्ल्स की नेकेड बॉडी को, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। सुबह दोपहर शाम रात हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। कुदरत ने उसको डिजाइन इसी प्रकार से किया है और नेचर का बनाया हुआ तरीका है। इसमें किसी भी लड़के को गिल्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें बुरा मानने की और खराब मानने की। दिस इज द प्रोसेस गिवन बाय गॉड। परंतु इनफेक्ट होता क्या है,
उस वक्त स्टोरी तब ज्यादा खराब हो जाती है जब लड़का अपनी उस विकीरियस एंजॉयमेंट को पूरा करने के लिए पॉन्स देखने लगता है, अश्लील मैगजीन्स, फोटोज, पिक्चर्स देखने लगता है और विकीरियस एंजॉयमेंट लेने के लिए ब्रेन के वो बहुत सारे हिस्से डैमेज होने लगते हैं जो इनफेक्ट अभी ठीक रहने चाहिए। और उसका उसको उस वक्त पता कभी नहीं चलता, असर पता चलता है लगभग 30-32-35 साल की एज में जाकर। और उस वक्त जो चेंजेस होते हैं वो सब बात की स्टोरी है जो आपको बड़े होने पर खुद पता चल जाएंगे। अब आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लड़की क्या सोचती है जब भी वो किसी लड़के के बारे में अट्रैक्ट होती है या प्रपोज करती है। लड़की का ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इमेजिन करता है। लड़कियां केवल और केवल लड़कों की उपलब्धि और अचीवमेंट्स को ही इमेजिन कर पाती हैं, वो कभी भी किसी बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकती। वो केवल उनकी उपलब्धि और अचीवमेंट्स पर जब इमेजिन करती हैं तो फिर होता क्या है, कोई भी लड़की किसी भी लूजर को, देवदास को, हारे हुए इंसान को या जिसने जिंदगी में कुछ हासिल ना किया हो उसको ना तो पसंद करती है, ना लाइक करती है, ना उसके साथ रहना चाहती है। लड़कियां हमेशा हमेशा विजेता, जिद्दी, बादशाह या एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कुछ हासिल किया हो उसके साथ रहना पसंद करती हैं। और ये बात लड़कियों की नहीं, पूरे एंटायर फीमेल एनिमल किंगडम की है। अगर आप जानवरों के किंगडम में जाएंगे तो वहां पर भी एक्जैक्टली आप यही पाएंगे। तो इनफैक्ट समझा ये जाता है कि लड़कों को, पुरुषों को चाहिए केवल फीमेल बॉडी और लड़कियों को चाहिए सिक्योरिटी, जिद्दी, विजेता या उपलब्धि वाला इंसान। थोड़ा अगर आप और स्टडी करेंगे तो आप एक अद्भुत चीज पाएंगे, लड़कों का ब्रेन लड़कियों के ब्रेन के कंपैरिजन में होता है मासूम और इनोसेंट। यस, बिल्कुल मासूम। और लड़कियों का ब्रेन होता है शार्प, चालाक, लोमड़ी की तरह तेज। और इससे होता क्या है, इससे पर इसका ये खुशी की बात नहीं है। इससे होगा ये कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के को केवल 5 मिनट में उर्दू बना सकती है और चाहे तो उसको इंसान भी बना सकती है। अगर लड़की किसी लड़के को उल्लू बनाना चाहती है तो केवल उसको काम करना है और उसको मुस्कुरा के उसकी तरफ देखना होता है और उस वक्त लड़के का सारा अकल, सारा विजडम और उसका पूरा दिमाग उसके घुटनों पर आ जाता है, सोचना बंद कर देता है, भूल जाता है कि उसका असली उद्देश्य और लक्ष्य क्या था। अच्छे से अच्छा बुद्धिमान इंसान भी उसकी गिरफ्त में आ सकता है। इसीलिए विजडम बहुत जरूरी है, जो बताती है कि मैं इस वक्त किस चीज के लिए हूँ, यानी कि मेरा हाईवे नंबर 1 इम्पोर्टेंट है या 2। आप अभी इसी वक्त सितंबर 2018 में चल रहे हैं, ये रियल है, बिल्कुल रियल। और लगभग 7-8 महीनों बाद होंगे आपके एग्जाम। आपके पास है बहुत थोड़ा सा वक्त, आप चाहें तो इसको हाईवे नंबर 2 पर यूज कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई नहीं रोक पाएगा। आप चाहें तो बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आप अपने करियर को अच्छे तरीके से फोकस करें। और विजडम तो ये कहती है आप अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को पोस्टपोन कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, यानी कि जब आपका करियर बिल्कुल सिक्योर हो जाए तब इस काम को करना बेहतर बुद्धिमानी का कार्य होगा। अभी अगर ये किया गया तो आपको कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आप कोटा से खाली हाथ लौट जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप हैं निहायत इंटेलिजेंट, ब्रेन, जीनियस और आउटस्टैंडिंग। इसकी वजह यह है कि करोड़ों बच्चों में से छटकर बहुत थोड़े लोग होते हैं जो बहुत बड़ा सपना देखते हैं कुछ अलग करने का, और डॉक्टर बनने का सपना हर कोई नहीं देखा करता। इसीलिए आपको हमेशा हमेशा विजडम को फॉलो करना चाहिए। अपनी सारी एक्टिविटीज को पॉज कीजिए और लग जाइए करियर बनाने में। परंतु फिर भी अगर कोई हाईवे नंबर 2 पर भी रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा, तब वो इंसान एक ऐसा फूड खाने लगता है कि जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हो जाता है के फैक्टर इम्बैलेंस। अगर के फैक्टर इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा, ये और भी ज्यादा मुसीबत की बात है। उस पोजीशन में आपकी फोकस और कंसंट्रेशन चली जाएगी। मतलब जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग डेटा को रजिस्टर नहीं करेगा,
कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी। बुक आपने खोली, बुक आपके सामने है, आपने पढ़ना शुरू किया, 5 मिनट के बाद आपका ऑक्सीपिटल लोब शट डाउन हो जाएगा, जहां पर आंखों से गया हुआ डेटा स्टोर होता है और आपका दिमाग फ्यूचर और पास्ट में चला जाएगा। आप कुछ और सोचने लगेंगे, थोड़ी देर बाद आपको याद आएगा, फिर पढ़ेंगे, फिर ऐसे होगा। 1 घंटे में मुश्किल से 10 मिनट की पढ़ाई हो पाएगी, ज्यादा कुछ नहीं। और आप बोर होकर अपनी बुक्स को बंद कर सकते हैं और या फिर सब्जेक्ट चेंज करने की सोचेंगे, पर के फैक्टर इम्बैलेंस होता कैसे है? ये उस भोजन को करने से होता है जिसके अंदर होता है हाई सोडियम एंड लो पोटेशियम। मतलब जो मैन मेड फूड होता है उसमें सबसे ज्यादा सोडियम होता है और जो गॉड मेड फूड होता है उसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम और लो सोडियम होता है। देखिए, मैन मेड फूड, बिस्किट्स, मफिन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो फूड्स हैं जो हम अक्सर रोज खाया करते हैं और भूल जाते हैं इनमें सोडियम कितना ज्यादा है, जरूरत से कहीं बहुत ज्यादा। और देखिए, गॉड मेड फूड जो हम बिल्कुल नहीं खाते उसके अंदर बहुत थोड़ा सोडियम और सबसे हाई पोटेशियम होता है। पोटेशियम आपके शरीर में जब होता है तो आपका शरीर को कंसंट्रेशन और फोकस मिलता है, इसीलिए आपको लगभग 1 साल तक एक काम और करना चाहिए, किसी भी प्रकार के जंक फूड को छोड़ देना चाहिए थोड़े समय के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको खाना होगा गॉड मेड फूड, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और उसको खाना कैसे है ये सीख लीजिए। आपको अपना वजन तुलवाना चाहिए, आप कितने किलो के हैं। सपोज यू हैव द वेट ऑफ 50 kg, तब आपको 500 ग्राम फ्रूट्स खाने चाहिए 2 बजे तक, लंच तक फिनिश कर देनी चाहिए, मॉर्निंग टिल 2 PM। अगर आपका वेट 80 kg है तो 800 ग्राम, अगर आप 100 किलो के हैं तो 1 kg फ्रूट्स आपको खाने चाहिए दोपहर तक, क्योंकि उनके अंदर उतना सारा पोटेशियम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर साइंटिफिकली 95% पोटेशियम आ जाएगा। और आप देखेंगे विद इन 48 आवर्स आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, बहुत सारी चीजों में चेंज आएगा। आपको अगर भरोसा नहीं होता तो कल से 2 दिन के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप पाएंगे कि बात बिल्कुल सच है। यह है फेनिलएल्डिहाइड, यह है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हार्मोन। जब भी हमें डर लगता है फ्यूचर की तरफ, यानी कि भविष्य में या वर्तमान में, मतलब कॉन्फिडेंस कम है, अगर कॉन्फिडेंस कम है तो क्या होगा, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। फेनिलएल्डिहाइड जब बढ़ जाता है तो कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत खतरनाक है उसको भी। परंतु भी बात हम करियर की कर रहे हैं तो करियर के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इन 3 हार्मोन्स आपको बताता हूँ, पर पहले जानिए कि फेनिलएल्डिहाइड कैसे बनता है। हर इंसान जानता है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है कि हमारा हार्ट 72 बीट्स पर मिनट पर बढ़ता रहता है हमेशा और हमेशा, जब हम होते हैं नॉर्मल पोजीशन पे। आपको सिर्फ इतना करना है, इस हार्ट को धड़काना है 70 बीट्स 100 बीट्स पर मिनट या इससे ज्यादा 3 मिनट के लिए, बस ओनली 3 मिनट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हाइपोथैलेमस से निकलेगा फेनिलएल्डिहाइड, ब्लड भी मिलेगा और आप कॉन्फिडेंट महसूस करना शुरू करेंगे। रोज आप ऐसा कर सकते हैं सुबह शाम, परंतु इसके लिए आपको करनी होगी कोई एक्सरसाइज, जॉगिंग, जंपिंग, रेस या फिर कोई योगा, प्राणायाम, आसन जो कि आपको पसंद हो आप उसको कीजिए। 3 to 5 मिनट्स इज एनफ फॉर यू, परंतु आपको जल्दी करना होगा ताकि आपका हार्ट 100 को क्रॉस करे, 110, 105, 107, और उसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 हार्मोन्स, एंड्रोफिन होता है रिकवरी हार्मोन्स। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फिजिकल और मेंटल, उस वक्त हमारा शरीर पेन करता है, उस पेन के लिए अक्सर बच्चे खा लेते हैं कोई पेन किलर। जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही पेन किलर में, हमारा जो एंड्रोफिन है पेन किलर का काम करता है। ध्यान ये रखना है कि ठंडा पानी पीना बंद कर देना चाहिए और पीना चाहिए गुनगुना पानी 1 या 2 दिन के लिए। नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। और एंड्रोफिन का मतलब है कभी कभी जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब हम फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाते हैं, युद्ध करना है या भागना है। मान लीजिए एग्जाम्स में रिजल्ट ठीक नहीं आया, आप निराश हो गए, उदास हो गए, यू डिसाइडेड कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़कर चला जाऊंगा क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, तो उस वक्त आप एग्जैक्टली होते हैं फ्लाइट मोड में। परंतु अगर आपने कहीं दूसरे एंगल में सोचा तो आप युद्ध को जारी रख सकते हैं, और जैसे ही आपने सोचा यही हार्मोन आपको आगे बढ़ने की ताकत और शक्ति देता है, और उस वक्त आप बैठ के डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको आप दोहराना नहीं चाहेंगे। ऑक्सीटोसिन का मतलब है
जब भी आप बॉन्ड ट्रस्ट और इंटीमेसी की फीलिंग्स में होते हैं, ये डोपामाइन की तरह मिलता जुलता होता है और ये हमारे हार्ट को मेल्ट करता है, हमें करुणा में बनाता है, सोशिएबल, और हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं। और ये तब होता है जब हमें अपनों की याद आती है, मॉम डैड की या फिर फ्रेंड्स की। उसको ताकि आंखें गीली हो जाती हैं और दो आंसू टपक जाते हैं, बिकॉज यू आर मिसिंग योर फैमिली। इसीलिए अपने परिवार को अपने साथ कनेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप किसी बड़े करियर की तलाश में हो। अगर आपका हार्ट ड्राई हो गया और ऑक्सीटोसिन आपके शरीर में नहीं बना तो आप क्रूअल हो सकते हैं और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और उसकी पहचान अंधेरा में रहना पसंद होता है, दोस्तों से बात नहीं करते, फ्रेंड्स हमारे दूर हो जाते हैं और हमारे मम्मी डैडी भी हमसे अलग हो जाते हैं। सो ये वो 5 हार्मोन्स, अब हमें देखना है वो कौन सा आखिरी में दुश्मन है जिसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसका नाम है ESS। आज ये हर कुछ तीसरे बच्चे को है जो करियर बना रहा है, यानी कि 30 से नीचे की एज का, ऊपर वालों को भी हो सकता है, और ये हर तीसरे व्यक्ति को है। तो इसका मतलब ये हुआ इस हॉल में बैठे हुए हर तीसरे व्यक्ति को 2 का छोड़कर तीसरा, 2 का छोड़कर तीसरा। तो ये क्या चीज है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम। हर वो इंसान जिसके पास मोबाइल होता है उसको ESS नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल लिया और आपको ESS हो गया, दिस इज फेक। होता क्या है ये समझने की जरूरत है। जब भी हमारा ब्रेन किसी मोबाइल यानी कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा मोबाइल के टच में आता है या कुछ और, तो इनफैक्ट होता क्या है वो साइंटिफिक जानना बहुत ही जरूरी है। ये है वो ब्रेन के 5 हिस्से जिनका शांत और ठंडा रहना बहुत जरूरी है, यानी कि डीप लिम्बिक सिस्टम, टेम्पोरल, सिंगुलेट बेसल गैंग्लिया और फ्रंटल लोब। जितना ये शांत रहेंगे उतना ज्यादा बेस्ट आपका ब्रेन परफॉर्म करेगा। अब अगर डीप लिम्बिक सिस्टम इन्फ्लेक्ट हो जाए, जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन की वजह से इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ गया तो ये डीप लिम्बिक सिस्टम आपको जीने नहीं देगा। मतलब लव और डिप्रेशन बस यही रहेगा। आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो बिल्कुल खुश नहीं है, जब भी आप उससे मिलने जाएंगे वो रोता ही रहता है किसी न किसी बात को लेकर। इसका मतलब इंसान ठीक हो सकता है पर प्रॉब्लम कुछ और है। या फिर लव में पड़ा रहेगा, करियर नहीं बनाएगा, ब्रेकअप होगा तो डिप्रेशन में, ब्रेकअप से बाहर आएगा तो लव में, दैट इज द ओनली ऑप्शन। और टेम्पोरल लोब क्या करता है, अगर ये हीटेड हो जाए तो आपका एंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, कान से बिल्कुल थोड़ा सा आगे होता है, दोनों तरफ एंगर सेंटर। अगर ये एक्टिवेट होगा तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों में लड़ाई, आपको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं होगा, दोस्तों से अक्सर लड़ाई होगी और आप हर किसी से रूखा व्यवहार करेंगे। कभी कभी आप बदतमीजी कर पाएंगे अपने टीचर्स के साथ, तो भूल जाएंगे कि क्या किया, फिर सॉरी बोलेंगे, यानी कि इमोशनली अनस्टेबल हो गए, मूड आपका रेगुलेट नहीं रहेगा, हार्मोन सारे के सारे इम्बैलेंस होंगे, आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो पाएगा, ब्रेन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे उसको किसी और कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। फ्रंटल लोब अगर उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाए तो तब ये होगा कि आप डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आपको क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन को जितना काम करने के लिए देते हैं सुबह से शाम तक, ब्रेन उस काम को करने के लिए मना कर देगा, आपका काम पेंडिंग रहेगा, आप आज का काम खत्म करेंगे। सिंगुलेट और बेसल गैंग्लिया आपकी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, याद रखना, करना और सही समय पर याद आना। इसीलिए समझना ये है कि इस मोबाइल के साथ आपको क्या करना है, ये डिसीजन आपको खुद लेना होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, परंतु आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जा सकती है जो कि पॉसिबल है। और मुझे मोबाइल चाहिए और उसका इंटरनेट ऑन करके दीजिए। ये दो मोबाइल हैं, एक ऑर्डिनरी वे में ऑन है, दूसरे पर इंटरनेट है, और ये वो डिवाइस जो रेडिएशन को डिटेक्ट करती है, जो बताती है कि किसी एक्स मोबाइल में रेडिएशन कितना निकल रहा है और जो रेडिएशन की मात्रा है उससे हमारे ब्रेन को क्या क्या हो सकता है। अगर रेडिएशन है 0.08 तब तक तो सेफ है, और अगर उसके ऊपर चला जाए तो फिर वो मोबाइल आपको अपने
शरीर से टच नहीं करना चाहिए, ना जेब में रखना चाहिए, और उसको खतरनाक है अपने ऊपर वाली जेब में रखना। अगर वो ये शंटू को भी क्रॉस करे तो फिर कैंसर होने की संभावना होती है। 5 को भी क्रॉस कर जाए तो फिर डीएनए डैमेज हो सकता है। और डीएनए डैमेज कैसे होता है, ये आप मेडिकल स्टडी में पढ़ाई कर सकते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। क्या आप ये डिवाइस देख पा रहे हैं? अब मैं इसको ऑन कर देता हूं और मुझे देखना होगा कि इसका 4.11 6 30 15, और जब ये 20 को क्रॉस करता है तो ये डिवाइस ऑफ हो जाती है। छोटी सी 1 की डिजिट आती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और लगातार ये लाइट बता रही है कि इट्स वेरी वेरी डेंजरस, यानी कि इस फोन को कम से कम 7 फीट की दूरी से इस्तेमाल करना चाहिए। 7 फीट कम से कम। ये फोन एग्जैक्टली आपको किसी ने भी नहीं दिया, आपने इसका चुनाव अपनी मर्जी से किया है, हमेशा की तरह जैसे आप दूसरी चीजों का चुनाव करते हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान आपको इस फोन से जुदा नहीं कर सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इस फोन को आपसे ले पाए। आपके माता पिता और टीचर की भी औकात नहीं है। इनफैक्ट अगर ब्रह्मा जी भी ऊपर से आ जाए तो वो भी इस फोन को नहीं ले पाएंगे। दिस इज रियलिटी। पर मुझे ये देखना है कि ये फोन मेरे लिए कितना अच्छा बुरा है, क्योंकि इतनी कॉमन सेंस हर इंसान में होती है कि वो अच्छी चीजें तो पसंद करेगा, पर अगर वो बुरा है तो उससे वो कटने और बचने का प्रयास करता है। अगर ये मोबाइल मेरे करियर पर हावी हो रहा है और इसकी वजह से मुझे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, मसलन मेरे रिविजन्स बहुत बढ़ जाते हैं, मैं पढ़ाई में इरिटेट हो जाता हूँ और मैं 1 या 2 साल के अंदर भी अपने किसी टारगेट को अचीव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये मोबाइल मेरे करियर को फिनिश कर रहा है। उस वक्त मुझे कोई ना कोई फैसला लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर वही होगा जो मैं आपको बताने से कतरा रहा हूँ। इनफैक्ट आप सॉरी, आपको करियर बनाने में बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि साइंटिफिकली ये मोबाइल का रेडिएशन आपके ब्रेन को हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है, और ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उससे डिस्टर्ब होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सीधा सीधा उपाय एक है, आप अपने फोन को स्ट्रिक्टली स्विच ऑफ रखिए जितनी देर तक आपका ब्रेन डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट करता है, मतलब क्लास में पढ़ते समय। और उसके बाद जब आप घर जाएं तो इसको बहुत दूर रखिए, उस वक्त मत रखिए अपने पास जब आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, इट इज योर विश। ये सबसे सेफेस्ट तरीका है। अदरवाइज आप जाने और अनजाने में अपने फोन को भी अपने पास रखते हैं, ऑन रहता है और क्लासरूम में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपका ब्रेन अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए। केवल एक ही उपाय है इससे बचने का, और बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इसको ज्यादातर समय स्विच ऑफ रखें और केवल अपने करियर बनाने पर फोकस करें। अगर आपने ऐसा किया तो बिल्कुल संभव है कि आप वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो अब मैं आपको जाने से पहले बताता हूँ ब्रेन फूड क्या होता है, जो इनफेक्ट हमें सुबह सुबह खाना चाहिए। ये है ब्रेन फूड। 1 लीटर पानी पीजिए सुबह ही साथ, उसके बाद आप 1 मुट्ठी भर के नट्स खाइए रात को भीगे हुए, और उसके साथ खाइए बहुत सारे फ्रूट्स जिसके अंदर एप्पल मैंडेटरी में होने चाहिए। देखिए एप्पल के अंदर क्या क्या होता है। ये ब्रेन फूड उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने के लिए ब्रेन को बहुत सारी शक्ति खर्च करनी होती है रोज, और ये दाल और रोटी और चावल खाकर ये कमी पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो होता है बॉडी फूड। तो इसीलिए ब्रेन फूड खाना एक अच्छी बात होती है। ये सेशन 45 मिनट का था, और ये जो टाइम हम दोनों ने मिलकर आपस में इन्वेस्ट किया, मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। और दूसरी बात समझने की है कि आपका करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही बात आपको बार बार बताई गई है। आप ये बात शायद अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में बैठे हैं जिसका चुनाव आपने खुद किया है, और ये वो ब्लेसिंग्स है जो आपको अपने माता पिता के द्वारा और ईश्वर के द्वारा दी गई है। क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं जानता हूँ करोड़ों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वो पूरा नहीं कर सकते, और अगर वो कर भी लें तो उनको इतनी वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज कभी नहीं मिलती। तो इसलिए हजारों लाखों बच्चों में से आप कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस सपने को 100% पूरा करने की
ताकत रखते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, परंतु सोचना ये है कि क्या आप उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। अगर आंसर है हाँ, तो खुद ही डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस सेशन के दौरान अगर हो सकता है मैंने आपसे कुछ कठोरता बरती हो, पॉसिबल है मैंने कोई ऐसे शब्द बोले हो जिसकी वजह से किसी यहाँ बैठे हुए इंसान का दिल दुख गया हो या उसने हार्ट बीट किया हो। अगर किसी भी व्यक्ति का ऐसा हुआ हो तो आई एम रियली फीलिंग सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु ये मान के चलिए कि एक बड़ा भाई आपका आया, बिल्कुल बड़ा भाई, जो आपको आपके करियर के लिए बहुत सारी बातें बता के गया, क्योंकि आपका करियर 100% बनना चाहिए। ये मेरे देश का भला है, आपका है, सबका भला है, और डॉक्टर बनना आपकी मजबूरी भी नहीं, इस देश की जरूरत है, और आपको हर हालत में वो बनना चाहिए जो सपना, जो लक्ष्य, जो मंजिल आप देखते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, आपकी तालियों की आवाज से मुझे पता चल जाएगा।